हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उससे वाबस्ता छोटे ग्रुप्स जो मुतहर्रिक हो चुके हैं। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालिया दिनों के अंदर जो बहुत से सिक्योरिटी फोर्सेस पे होने वाले दहशतगर्दी के हमले थे उसके अंदर कलदम टीटीपी के साथ जुड़े हुए जो छोटे ग्रुप्स हैं उनका हाथ भी पाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के अंदर टीटीपी गंडापुर ग्रुप और एक और जो नेटवर्क है उसके मुतहर्रिक होने की तस्दीक की है और ये भी कहा है कि 2 अगस्त को जो पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए एक पुलिस ऑफिसर को निशाना बनाया गया और उसके अलावा साबिका फाटा के इजला के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हुए हैं उनके अंदर इनका हाथ है। इससे कबल अगस्त 2020 में कलदम टीटीपी के जो 2 अहम तरीन ग्रुप्स थे, कलदम जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार, वो उनकी भी खबरें दोबारा आ रही हैं कि वो जम हो गए हैं मरकज़ी धड़े के अंदर। कलदम टीटीपी के सरबरा नूर वली महसूद ने CNN को गुज़िश्ता दिनों के अंदर एक इंटरव्यू भी दिया जिसके अंदर उन्होंने ये दावा किया कि अगर उनकी तंजीम को अफ़गानिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया तो वो खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले जो साबिका फाटा के इजला है उनका कंट्रोल हासिल कर लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल को जो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट दी गई है इसी हवाले से जुलाई 2021 में, उसके मुताबिक कलदम टीटीपी के इस वक्त अफ़गानिस्तान की सरजमीन के ऊपर 6000 से ज़ायद तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मौजूद हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शहजादी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं सिक्योरिटी इशूज़ पे, और हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अजीज मलिक साहब, रेजिडेंट एडिटर रोज़नामा जंग पेशावर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शहजाद साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ख़बर आपने भी देखी होगी, बहुत अहम स्टोरी है, बहुत जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं जिनके तनाजुर के अंदर हम समझ सकते हैं कि ये अटैक्स जो आजकल इतने बढ़ रहे हैं। सर आप किस तरह देखते हैं सारे वाक़े को और आपके ख़्याल में स्टोरी किस हद तक एक्सप्लेन करती है जो ये सारा मामला है? जी बिल्कुल एक्सप्लेन करती है। जब 2014 में शुमाली वज़ीरिस्तान से ये जितने ग्रुप्स थे दहशतगर्दों के और ख़ास तौर पे तहरीक तालिबान है पाकिस्तान, उसमें गुल बहादुर और बाकी सारे ग्रुप्स भी सब शामिल थे, जब इनको निकाला गया, धकेला गया, कुछ सबको ख़त्म किया गया और कुछ चले गए जाके पनाह ढूंढ ली उन्होंने अफ़गानिस्तान में। तो अब वो जब अफ़गानिस्तान के अंदर इंतशार है तो आपको नज़र आ रहा है कि वो फिर से अपना एक्टिविटी या अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। एक तो ये कि उस इंतशार की वजह से जो अफ़गानिस्तान में है इस वक्त वहाँ पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। सेंट्रल अथॉरिटी काबुल की किसी और के पास है और जो सूबे हैं वो किसी और के कंट्रोल में जा रहे हैं और अभी तक ना तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल अफ़गानिस्तान पे है और ना ही गनी गवर्नमेंट का मुकम्मल कंट्रोल अफ़गानिस्तान पे है। इस तरह की सिचुएशन के अंदर हमें पहले से खदशा था और बहुत मरतबा ये बात की गई कि पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा और इस किस्म के ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे जो हैं ये ज़रूर अपना इजहार करेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि बेशक के फेंस कर दिया गया, बेशक के 1400 पोस्ट बना दी गई और उसको कंट्रोल कर दिया गया एंट्री और एग्जिट को पाकिस्तान से, लेकिन किया क्या है, जो लोग आते और जाते हैं ये वो लोग हैं जिनके पास इधर अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट होता है और वो वैलिड वीज़ा पे आते जाते हैं, या मेजॉरिटी 35,000 के करीब रोज़ाना जो आना जाना है उन लोगों का जो कि रेफ्यूजी स्टेटस, रेफ्यूजी कार्ड लेके आते जाते हैं। अब जो जा रहे हैं उनका ये नहीं पता कि वो वहाँ पे जाके क्या करेंगे और जो आ रहे हैं उनका ये नहीं पता कि यहाँ पे आके क्या करेंगे। दूसरा, अफ़गानिस्तान से कम 35 से 40 लाख इस वक्त अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ कैंपों में है और पिछले 20-25 साल से बल्कि 40 साल से कुछ लोग तो एक जनरेशन यहाँ पे पैदा हुई और यहीं पे पली बढ़ी हैं। इनके अंदर कितने लोग उनके सहूलतकार हैं, सिंपथाइजर्स हैं, कितने स्लीपिंग सेल्स हैं, कितने लोग हैं और 1.5 लाख का और 3-3 लाख के 4-4 लाख के कैंप्स हैं,
इट्स ऑलमोस्ट बिकम इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू मैनेज दिस पर्टिकुलर थिंग कि जो हमारे रेफ्यूजीज यहाँ पे अफगान रेफ्यूजीज आए हुए हैं इनके अंदर से कैसे ढूंढा जाए कि किस घर के अंदर कितने बॉम्ब पड़े हैं और कौन किसको फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये मुश्किलात हैं पाकिस्तान की। बिल्कुल सही। मलिक साहब, सर आपकी ऑब्वियसली ये कहानी थी जिसका हमने इंट्रो के अंदर जिक्र भी किया। सर क्या और तफसीलात आपके पास इस हवाले से हैं? क्या वजह है कि ये जो छोटे ग्रुप्स थे किस तरह वो एक्टिव हुए हैं पिछले दिनों के अंदर, और क्या इसकी कोई ख़ास वजूहात है कि हमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है और ऑब्वियसली जो दहशतगर्दी के अटैक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से आप बयान की एक्सप्लेन किया है सूरत हाल को। यहाँ सूरत हाल ऐसी है चूँकि अफ़गानिस्तान में हालात इसी तरह है तो वहाँ से लोगों का यहाँ आना और ये मामला शुरू हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान अगर आप देख लें तो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं और हमारे पुलिस के एहलकार हैं उनके ऊपर हमलों में शिद्दत आई है। अगर मैं देख लूँ अगस्त का इसी महीने के 9 दिन जो हैं, पहले 9 दिन इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो 10 जो हैं वो जवान शहीद हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग हैं, पुलिस के भी हैं, एफसी के भी हैं। अब पहले इस तरह था कि तालिबान की चूँकि एक मरकज़ी एक क़यादत थी और मरकज़ी लेवल पे एक प्लानिंग की जाती थी और उसके ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। अब उन्होंने इसको निचली लेवल पे ले आए हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम उन्होंने कम कर दिया है और अब जो लोकल लेवल पे इन्होंने अपने धड़े बना दिए हैं, जो ग्रुप बना दिए हैं, वो खुद ही वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। जो इत्तलात हैं हमारी जो सिक्योरिटी ज़राए से बात हुई है तो एक ग्रुप के अंदर 25 से 30 लोग होते हैं जो लोकली वहाँ पे काम करते हैं। आप देख लें कि इतना बड़ा सूबा है, फिर उसके अंदर फाटा के भी वो हैं, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो इत्तलात आ रही हैं वो DI खान की साइड से आप चलते हैं तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान, फिर उसके साथ साउथ वज़ीरिस्तान, फिर आप पेशावर में भी देख लें, यहाँ पे चारसदा, नौशहरा, मर्दान ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इत्तलात हैं कि यहाँ पे उनके मुख्तलिफ़ ग्रुप्स काम कर रहे हैं। और ये ऐसे ग्रुप्स हैं, बाज़ ग्रुप्स तो अब लोगों को इल्म है, जैसे पुराने ग्रुप्स थे उनका लोगों को पता था, लेकिन जो नए ग्रुप बने हैं ये लोकल लेवल पे बने हुए हैं और ये खुद ही ऑपरेट करते हैं। अब इनके लिए जो आसान टारगेट इनको नज़र आ रहा है सूबे के अंदर वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यानी पुलिस के एहलकार देख लें, FC के एहलकार देखें, पोलियो पे जो ड्यूटी करते हैं पुलिस के एहलकार, तो बड़ी आसानी से ये लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि तालिबान जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सिविल आबादी है इसको टारगेट ना किया जाए, क्योंकि वो एक अपना इमेज बिल्ड करना चाहते हैं कि जी पाकिस्तानी लोगों के साथ उनकी कोई वो नहीं है, लेकिन वो सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ निशाना बना रहे हैं। तो जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, पुलिस के एहलकार उसमें शहीद हो रहे हैं, हमारे आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं, FC के लोग हैं शहीद हो रहे हैं, और कल ही जो है कस्टम्स के 3 एहलकारों को फायरिंग करके डेरा इस्माइल खान में शहीद किया गया। तो ये एक उन्होंने एक अपना जो स्ट्रेटजी है मेरे ख्याल में उसको चेंज किया है और अब वो उनका फोकस ये है कि लोकल लेवल पे इसको काम किया जाए और लोकली लोगों को यहाँ पे एंगेज करके और यहाँ लोकल लोगों को यहाँ पे शहीद किया जाए। बिल्कुल शहजाद चौधरी साहब, सर ये जो इस तरह की छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाना या वो ऑपरेट कर रहे हैं मोरलेस इंडिपेंडेंटली, एक इसका तो यही जैसे अरशद साहब ने जिक्र भी किया कि वो अटैक्स भी जो कर रहे हैं फिर वो भी छोटे लेवल के होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑब्वियसली वो टारगेट तो कर रहे हैं, पर जिस तरह के हमने बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट देखे माजी के अंदर 2007-8 के बाद, तो क्या हम ये कहें कि अब उस तरह के हमें शायद दहशतगर्दी के वाक़यात नज़र नहीं आएंगे, मगर छोटे छोटे बहुत से जो वाक़यात हैं वो उनकी क्या कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी, शायद वो कोई इतना बड़ा वाक़या ना हो जिससे जैसे पहले ये होता था कि पूरा मुल्क हिल जाता था या उसकी इम्पैक्ट ऐसा होता था। जिस तरह आपने गालिबन APS का जो 2014 का अटैक था उसका गालिबन आप इशारा दे रही हैं, लेकिन उससे भी बढ़ के मेरा नहीं ख्याल कैसी बात होगी। आप रिसेंटली 2 अटैक्स देखिए एंड वो डॉट्स आपको कनेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक जो दासू में चाइना के इंजीनियर्स पे अटैक किया गया और उसके बाद फिर लाहौर में जौहर टाउन में जो कि हाफिज सईद के घर के करीब एक गाड़ी जो कि ब्लो अप की गई जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वहाँ पे लोगों के ख़ास इलाकों अपने उस इलाके के अंदर इतना बड़ा उसका इम्पैक्ट था उस एक्सप्लोजन का, और चीन के साथ जो मामला, तो ये किसका इंटरेस्ट है कि हाफिज सईद और चाइना पाकिस्तान की जो कोऑर्डिनेशन है इनको निशाना बनाया जाए?
सोचने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन उसके जो जो ताने बाने हैं वो ये हैं, ये सब के सब अफगानिस्तान से आए, ये अफगान है, ये ऐसे अफगान है जो कहा गया, जो जौहर टाउन वाला लड़का था वो ऐसा अफगान था जो पंजाबी पर बोलता था, बल्कि कहा गया आईजी की तरफ से कि शायद हम सबसे बेहतर बोलता था। अच्छा, अब ये इस तरह के अफगान जो कि आपके अंदर रच बस गए हैं पिछले 40 सालों में, आप कैसे आप उनको शिफ्ट आउट करेंगे? आपको तो ये भी नहीं पता लगेगा जब तक वो पकड़ा ना जाए कि अफगान है या पंजाबी है या पख्तून है, या पख्तून पाकिस्तान का या बाहर का है, किधर का अफगान पख्तून है। दिस इज द डिफिकल्टी दैट वी आर फेसिंग। दूसरी बात, सबसे बड़ा पाकिस्तान का इस वक्त बात क्या है, वो ये है कि 2 तरीके करो। एक तो बायोमेट्रिक्स सेट कर लो दोनों साइड्स के ऊपर, अफगानिस्तान भी करे पाकिस्तान भी करे। पाकिस्तान ने 2 जगह पे किया, उन्होंने चमन पे अटैक करके 3 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया और उसको तहस नहस कर दिया अफगानी फौजी ने और उनके जत्थों ने। तो ये जिस तरीके से वो लोग पाकिस्तान इतने नॉन सीरियस हैं, इस किस्म के वो एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी की जाए। अब मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आन पहुंचा है जहां पाकिस्तान की ये आवाज़ दुनिया के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी कि भाई आपके 35-40 लाख लोगों का बोझ हमने 40 साल सहा, अब हम नहीं सह सकते, इसको इनको ले जाइए। वो जाएंगे तो तब वो जो आपको फाइडेलिटी चाहिए अपनी फेंसिंग की और पिकेटिंग की और आपके सिक्योरिटी के सारे अपरेटस की, वो तब आ पाएगी। वरना इस किस्म के छोटे छोटे काम जो है इनके ऊपर भी नजर रखने की जरूरत है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज्यादा करने पड़ेंगे और वो होने चाहिए, लेकिन जो बड़े अटैक्स हैं उनसे को भी सर पे नजर मत कीजिए। वो कोई और बैठा वहां पे दुम हिला रहा है, इन लोगों की इनकी डोरियां हिला रहा है, और वो बिल्कुल हमें पता है कि कौन हिला रहा है, क्योंकि जो टारगेट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इसका कल्प्रिट, असल कल्प्रिट और मुजरिम कौन है। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शहजाद चौधरी साहब से और अरशद अजीज़ मलिक साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे मगर बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर। अरशद साहब, सर ऑब्वियसली आप दोनों ने बात की जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, मगर ख़ास तौर पे जो सर ये जिसको ऑब्वियसली आपकी कहानी अगर पढ़ें तो जो नया फिनोमिनन है कि 20-30 अफराद के ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और वहीं से वो ऑपरेट करें और अपने तौर पे ही अटैक्स करें, तो सर बताइएगा कि इस हवाले से अब सिक्योरिटी फोर्सेस का, चाहे पुलिस हो चाहे मिलिट्री हो, इनका क्या रद्द अमल सामने आया है? क्या हमारे पास कोई इतनी इंटेलिजेंस है कि हम भी इसी लेवल पे, लोकल लेवल पे इनके खिलाफ ऑपरेशंस कर सकें? जी आरफा, सूरत हाल इस मौजूदा हालात में मुख्तलिफ है। अगर पहले जो हालात थे मेरे ख्याल में उससे काफ़ी बेहतर है इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, और वो इन हालात को कंट्रोल कर रही हैं। हमारी सिक्योरिटी ज़राए से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें काफ़ी हद तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जहाँ जहाँ पे ये नेटवर्क काम कर रहे हैं, और अब एक कंबाइन एफर्ट्स की जा रही हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड जो हैं वो ऑपरेशन किए जाएँ, और वो सूबे में तकरीबन तमाम अजला में ये ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, पुलिस भी है, CTD भी है, मुख्तलिफ इदारे उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन बात वहीं पे आती है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं है तो वहाँ से जो लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अब ये भी इतलात हैं बाज़ जगहों पे फेंस नहीं है, बाज़ जगहों पे फेंस को नुकसान पहुँचाया गया, तो वहाँ से भी उनका आना है। दूसरा, अफ़गान महाजरीन की जो बात है वो वहाँ से आते हैं, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह इन लोगों को रोका जाए। अगर उनको वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, यकीन आप वहाँ से जो अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं, यहाँ से पाकिस्तान के लोग वहाँ जाते हैं, और TTP जो है उसके जो लोग हैं पाकिस्तान में, जो TTP है उसके अक्सर लोग जो हैं अफ़गानिस्तान में जो वहाँ से भी आते हैं। जो ऊपर की इनकी टायर है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो लीडरशिप है उसके बारे में लोगों को ज़्यादा इल्म है, लेकिन जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं उसके बारे में इतनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं होती हैं। लेकिन बहरहाल अब ये एक काम इन्होंने शुरू किया है कि जिन इलाकों से इतलात आ रही हैं वहाँ पे इस किस्म के ऑपरेशन किए जा रहे हैं ताकि वहाँ से इनको लोगों की गिरफ्तार की जाए। मेरा नहीं ख्याल कि जो वाक़यात पहले रुनुमा हुए थे उस किस्म के बड़े पैमाने पर ये वाक़यात होंगे, या जिस तरह चाइनीज़ को अटैक किया गया है तो उस हवाले से भी काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है। और चूँकि काफ़ी सारी मालूमात हैं लेकिन मुनासिब नहीं है यहाँ पे दासू के हवाले से बात करना, चूँकि फ़ॉरेन ऑफिस खुद ही इस हवाले से बताएगा।
तो काफ़ी हद तक हमारी इंटेलिजेंस जो है काफ़ी बेहतर हो चुकी है, और अब ये लोग उन चीज़ों को अच्छी तरह से ट्रेस भी कर रहे हैं और अरेस्ट भी कर रहे हैं। जी सही। शहजाद चौधरी साहब, ऑब्वियसली आपने भी बार बार जिक्र किया, अरशद साहब ने भी जिक्र किया, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट का है और उसको मुश्किल है सिर्फ एक तरफ से कंट्रोल करना। तो सर अब अगर यही क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को देखें तो या पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं ये बढ़े हैं जैसे जैसे अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल खराब होती हुई हमें नजर आई है। तो सर आने वाले दिनों में तो ये कोई इतनी ज्यादा जो सिचुएशन है अफगानिस्तान के अंदर रेजोल्यूशन की तरफ जाती नजर नहीं आ रही। आपके ख्याल में इसका किस हद तक और कितनी दूर तक, जिसको हम कहेंगे कि कितने अरसे तक इम्पैक्ट हमें पाकिस्तान में महसूस होगा? हाँ अरफा, देखिए इसका अगर हम मुकाबला करें 2008 से, यानी 2006 से लेकर 2008 या 2008 से पहले का पीरियड और आज का जो हाल है, उसमें एक बॉर्डर हमारा बिल्कुल ही ओपन बॉर्डर था। ये तो कभी बॉर्डर असल में रहा ही नहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इस तरह की फ्रीक्वेंट मूवमेंट थी। अब फेंस्ड है बॉर्डर, आइडेंटिफाइड है बॉर्डर, वहाँ पे 1400 पिकेट्स हैं, वहाँ पर तकरीबन 2 लाख फौज लगा दी गई है पूरे बॉर्डर के अलॉन्ग या उस एरिया में उसको सैनिटाइज करने के लिए। जब आप ये सब कुछ देखते हैं और उसके बाद एक ऐसी फौज 2008 में जब फौज गई सवात के अंदर और फिर 2014 तक, ये एक लर्निंग कर्व था एक ऐसी फौज के लिए जो बनी ही हिंदुस्तान के खिलाफ दिफा करने के लिए थी। उसका जंगी सोच, उसका तरीका, सब कुछ तरीका हर्ब जो था वो सब हिंदुस्तान के मुताबिक था, प्लेन्स में लड़ने का था। ये फर्स्ट टाइम एक डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर के अंदर इनको इरेगुलर ग्रुप्स के खिलाफ, इरेगुलर आर्मीज के खिलाफ जाके मार, तो उनको उस वक्त वो ट्रेनिंग का कर्व था, लेकिन बहुत तेजी से सीखा और फिर इनको पुश आउट किया। अब वो फौज बैटल टेस्टेड है। अब वो फौज वो वाली फौज नहीं है जो कि 2008 में इनको नजर आई थी, उस वक्त भी उठा के बाहर इनको मार खत्म करके फेंक दिया था। तो अब वो वाली फौज ना, वो आर्मी वो पुलिस वो है, पुलिस भी ट्रेंड है, एफसी भी बहुत बेहतर ट्रेंड है और हमारी फौज भी बहुत बेहतर तौर पे बैटल टेस्टेड और बैटल रेडी है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मुश्किलात इंशाल्लाह इस दफ़ा इतनी नहीं होंगी। दूसरा, क्योंकि हमने फेंस कर दिया बॉर्डर की एंट्री और मैनेजमेंट को बहुत बेहतर कर दिया, हम उसको क्लोज ऑफ करके अंदर का जो गंद है पहले इसको साफ कर सकते हैं। जहां जहां आइडेंटिफाइड इंटेलिजेंस करती है वहां पे वी कैन ऑपरेट अगेंस्ट देम, क्लीन आउट द डर्ट हियर, और उसके बाद फिर देखेंगे कि कैसे मैनेज करके जो बाहर से लोग आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल सही। अंदर के गंद का जिक्र किया शहजाद चौधरी साहब ने। अरशद साहब, आपके ने भी जिक्र किया स्टोरी में कि ये कुछ टीटीपी गंडापुर का खास तौर पे, ये बताइएगा कि ये क्या ग्रुप है और क्या कोई रीसेंट कोई लोग इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने अपने आप को ये नाम दिया है, या ये काफ़ी अरसे से ऑपरेट कर रहा है? जी नहीं, कुछ अरसे से ये ऑपरेट कर रहा है और ये डेरा इस्माइल खान कुलाची के एरिए में इनका ज़्यादा, वहाँ पे इनकी हाइड आउट्स थी। और रिसेंटली जब एक पोलियो का जो चल रही थी कैंपेन, उसमें एक पुलिस के एहलकार को शहीद किया गया, तो जाते हुए ये उनका मोटरसाइकिल था, उनका जो हेलमेट था और उनका जो असला था वो साथ, बेल्ट भी साथ ले गए। तो जब इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर जो पाक आर्मी भी साथ थी और इन्होंने एक ऑपरेशन किया वहाँ पे, तो उसी उसके ठिकाने से, चूँकि रात का वक्त था और चूँकि वो इलाका ऐसा है कि जंगल है, तो उसके अंदर जब ये गए तो यहाँ पे जाके इनको पुलिस एहलकार की जो मोटरसाइकिल थी, उसका जो बैज था और उसकी बेल्ट थी, वो तमाम चीज़ें वहाँ से, उसकी टोपी वगैरह मिली। तो ये ग्रुप बड़ा एक्टिव है उस इलाके में। लेकिन कल भी एक कार्रवाई हुई है जिसमें 2 दहशतगर्दों को मारा गया है। तो ठीक है कि इतलात ऐसी हैं और ये किया जा रहा है कि वाक़यात बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह शहजाद साहब ने कहा कि पाक फ़ौज भी इस वक्त फुली जो है ना वो बोर्ड है, उसको पता है कि कहाँ कहाँ ये लोग हैं, कैसे इनको हैंडल करना है। और पुलिस भी बड़ी यहाँ पे इस वक्त उनका मोराल बड़ा बुलंद है। हालांकि इतनी शहादतें हुई हैं उनकी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार इनको ज़्यादा यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बरतानिया के हवाले से और जो पाकिस्तान को उन्होंने अभी तक अपनी ट्रैवल लिस्ट, रेड लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बरतानवी हुकूमत का, जिसका ये फैसला है कि पाकिस्तान के ऊपर जो सफरी पाबंदियां हैं कोरोना की वजह से, उनको अभी भी उनके साथ कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान जो है वो अभी भी रेड लिस्ट पर ही रहेगा। गुज़िश्ता हफ्ते जो बरतानवी हुकूमत है उसने एक तरफ तो भारत, यूएई और भी जो ममालिक थे उनको रेड लिस्ट से निकालने का ऐलान कर दिया, मगर पाकिस्तान को इस रेड लिस्ट के ऊपर ही रखा। इसके ऊपर काफ़ी शोर मचा, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी एहतजाज किया गया, और साथ में जो पाकिस्तानी ओरिजिन के पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने भी बरतानवी हुकूमत से ये सवाल पूछा कि ये फैसला किस बुनियाद पे किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनको पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से कोरोना की जो वैक्सीनेशन की कैंपेन है, केसेस की पॉजिटिविटी रेशियो है और टेस्टिंग के हवाले से जो ताज़ा तरीन एदाद व शुमार थे वो नहीं फराहम किए गए, और उसकी वजह से ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर ही रखा जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्काम का ये कहना है कि बरतानवी हुकूमत ने उनसे बाकायदा तौर पर ये फिगर्स या ये इंफॉर्मेशन मांगी ही नहीं, जबकि ये सब NCOC के ट्विटर हैंडल के ऊपर मौजूद है। इसके साथ साथ NCOC के जो सरबराह हैं असद उमर साहब और मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उन्होंने भी पाकिस्तानी ओरिजिन के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ एक ऑनलाइन मीटिंग में भी शिरकत की, और वहाँ भी इस हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू हुई। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अफजल खान साहब, मेंबर हैं बरतानवी पार्लियामेंट और लेबर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वेलकम टू द शो सर। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप भी गालबन उस ऑनलाइन मीटिंग में शामिल थे जहां बहुत तफसील से इस मामले का जिक्र हुआ, तो कुछ सर हमारे साथ तफसीलात शेयर करेंगे? क्या मालूम हुआ उस मीटिंग में? क्या मामला है कि भारत या यूएई को इस रेड लिस्ट से निकाल के एम्बर लिस्ट पे डाल दिया है मगर पाकिस्तान को नहीं डाला एम्बर लिस्ट पे? जी बुनियादी तौर पर ये जो मीटिंग हमारी हुई थी असद उमर साहब के साथ, तो वो तो उसका मकसद यही था कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि जो सिस्टम ऑपरेट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो किस तरह है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और दूसरी पॉइंट उसका मकसद ये था कि हम इस पर निशानदेही कर सकें कि कहाँ पे फ्लो आ रहा है, किस वजह से कि जो डिसीजन अभी लेने की ज़रूरत है वो पाकिस्तान के लिए नहीं ली गई। तो उसमें आई थिंक अंडरस्टैंडिंग का की पॉइंट है हमारे लिए कि ताकि हम क्लियर हों, जब हम बात करें अपनी हुकूमत यहाँ ब्रिटिश से, तो हम विद फुल नॉलेज वहाँ से बात कर सकें। तो उसमें यही है कि ये जो हिस्ट्री आ रही है, ये तशवीश है इस पे कि जब एंटर किया गया था इनिशियली, उस वक्त भी जो बात थी वो यही थी कि पाकिस्तान जो था वो जो उनके हमसाए मुल्क हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें वो पीछे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको एंटर कर दिया गया था। यहाँ यूरोप के अंदर भी हमारे हमसाए ममालिक थे जिनकी शरह पाकिस्तान से एक्चुअली ज़्यादा थी, तो उनको एंटर नहीं किया गया था। तो वो बुनियादी सवाल फिर उठता था कि क्राइटेरिया क्या है जिसके बेस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ममालिकों को रेड में, एम्बर में या ग्रीन में रख रही है। तो गवर्नमेंट की पोजीशन कोविड-19 के नुक्ता नजर से तो यही रही है थ्रू आउट कि भाई हम साइंटिफिक एविडेंस बेस पे काम कर रहे हैं। तो ये वो तजाद है जो हमें नजर आ रहा है और हम इसको पॉइंट आउट भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं इस इश्यू को रिजॉल्व करें। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान की जो सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और उसका जो फैसला था कोरोना के ऊपर खर्च किए गए 1 अरब 80 करोड़ रुपए की तफसीलात। बलूचिस्तान असेंबली के अंदर जो अपोजिशन के अरकान हैं उनकी तरफ से PDMA के जो फरवरी 2020 से लेके जो जून 2020 तक 1.25 अरब रुपए से ज़ायद के जो खर्चे की तफसीलात हैं उसके ऊपर अपोजिशन ने बहुत सवाल उठाए।
उनके मुताबिक एक थर्मल गन जो थी वो तकरीबन 22,000 रुपये की, एक मैट्रेस 10,000 रुपये में ख़रीदा गया। उसके साथ साथ एक N95 मास्क जो 800 रुपये में भी ख़रीदा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PDMA ने इन एतराज़ात को रद्द कर दिया है। उनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि ये ख़रीदारी जो थी ये हंगामी हालात में की गई और उस वक्त क्योंकि आइटम्स की कमी थी और तो इसलिए उनको महंगे दामों ख़रीदना पड़ा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, ये वज़ीर दाखिला हैं बलूचिस्तान। वेलकम टू द शो सर। जी सर, क्या मामला है ये और अपोजिशन की तरफ से बहुत एतराज़ात उठाए गए, ज़रा हमसे भी तफसील शेयर करें इस इशू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बलूचिस्तान में इस टाइम हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से चल रही है। बलूचिस्तान में हमारे लिए कोरोना का ऑपरेशन जो था एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खूबी से हमने इसको सरअंजाम दिया। बलूचिस्तान हुकूमत को इसका क्रेडिट जाता है, उसके इदारों को क्रेडिट जाता है। अपोजिशन पहले दिन से तनकीद बराए तनकीद की पॉलिसी पर रवा है। वो हर अच्छे इकदाम की तारीफ करने की बजाय उस पर तनकीद करती है। ये वो टाइम था जनाब जब अपोजिशन के हमारे सारे लोग क्वारंटाइन थे, अपने घरों में थे, बाहर नहीं निकल सक रहे थे। ईरान बॉर्डर से हमारे तकरीबन 27,000 ज़ायरीन आ रहे थे, 27,000, जिनमें 3,000 बच्चे थे। ये आ रहे थे उस वक्त कोरोना का, आपको पता है कितने कोरोना के बारे में कि इतना लोग किसी से हाथ नहीं मिला रहे थे, लोग किसी के घरों में नहीं जा रहे थे, बाप से नहीं मिल रहा था, बेटा बाप से नहीं मिल रहा था। तो इसी दौरान मैं समझता हूँ ये PDMA के घरों को क्रेडिट जाता है और पूरे पाकिस्तान की तरफ से उनको दाद देनी चाहिए कि इन हालात में उन्होंने 27,000 लोग बॉर्डर से लाए, उधर उनकी खिदमत की, उनको नाश्ता 2 टाइम का खाना खिलाते। सर, इन सारी बातों से तो कोई एतराज़ात नहीं है और ना मेरे ख्याल में ऑपोजिशन कर रही है। इशू तो सिर्फ ये है कि वो कह रहे हैं कि बहुत महंगे दामों पे ये चीजें खरीदी गई। मैं आपको जरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। जी सर। इस दौरान डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई गई जो डॉक्टर्स पर मुश्तमिल थी। वो क्वालिटी चेक करते थे, उससे कोई ताल्लुक नहीं था, वो क्वालिटी चेक करते थे। जो हमारे यहाँ हम सब पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, वो पता है कि उस वक्त कई ममालिक को पैसे देने के बावजूद मास्क नहीं मिल रहे थे, सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे थे। तो उस टाइम अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल जिस रेट पर भी मिल रहे थे उसी रेट के मुताबिक खरीदे गए हैं और कुछ जो है गलत बयानी से भी काम लिया जा रहा है। नहीं तो सर, वो तो इल्जाम लगा रहे हैं कि जो मैट्रेसेस हैं वो 10,000 रुपए के खरीदे गए। तो सर, मास्क या थर्मल गन्स की तो कमी होगी उस वक्त, मगर मैट्रेसेस की तो कोई शॉर्टेज नहीं होगी, वो इतने महंगे क्यों खरीदे जो मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ बातें गलत भी की हैं। तो मैं आपको सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ। कतन ये रेट्स नहीं है। वो कहते हैं एक कील जो है 700 का पड़ा है। इधर से आप एक कील नहीं, एक डब्बा जब कील का भेजोगे तफ्तान यहाँ से 800 किलोमीटर एक वीराना है, वहाँ कुछ नहीं मिलता। 27,000 बंदों के लिए आपको कील भी यहाँ से ले जाना होगा, आपको दूध भी यहाँ से ले जाना होगा, उनको नहाने के लिए चीजें भी आपको यहाँ से ले जानी होगी। तो उसके मुताबिक जो कमेटी ने चीजें रिकमेंड की थी और बाकायदा टेंडर के प्रोसेस जिसमें हाईकोर्ट रोजाना की बुनियाद पर DGPDMA को बुलाते थे, रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर करते थे, रोजाना की बुनियाद पर देखते और PDMA को उन्होंने शाबाश भी दी। और हमारे नए तो सर माफ करिएगा, मुझे आपकी बात यहाँ समझ नहीं आई कि आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि फासला बहुत ज्यादा है तो क्या इन कीमतों के अंदर आपने जो क्या कहते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डाली हुई है इसलिए कीमत ज्यादा है? आप देखें, इसको आप खरीदते हो मार्केट से, इसको 800-850 किलोमीटर दूर ले जाते हो, वहाँ लेबर्स की कमी है, लेबर्स काम नहीं कर रहे थे कोरोना के दौरान। सब चीजों को अरेंज करना मैं समझता हूँ ये सब PDMA का क्रेडिट है। और उस ट्रांसपोर्टेशन कोई कंपनी अपनी बसें देने के लिए तैयार नहीं था कि अगर हम इसको यूज करेंगे कोरोना के मरीजों के लिए तो हमारी ट्रांसपोर्ट को लोग यूज नहीं करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट अपनी मनमानी कीमत मांग रहे थे ले जाने। जाहिर है हमारी नजर में इंसानियत सबसे अहम है। हमने जो अपने वसाइल इस्तेमाल करके
अपने जायरीन को। तो सर फिर ये बात तो सही हुई ना कि महंगी चीजें खरीदी गई, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि उस वक्त क्योंकि एक इमरजेंसी थी और एक बिल्कुल सूरत हाल ऐसी थी कि और कोई रास्ता नहीं था आपके पास सिवाय इसके कि महंगी चीजें खरीदी जाए। बिल्कुल ऐसे ही एनडीएमए ने हमें जो पैसे दिए थे उनमें से बहुत से पैसों से कम पैसों में हमने ये ऑपरेशन मुकम्मल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।